ये ये भारतीय मूल के सांसद हैं, अमेरिकी सांसद जो आए हुए हैं और वो कांग्रेस के नेता से मिलना चाहते हैं। अब भारत सरकार के आमंत्रण पे आए हुए हैं और अभी तक उनके मिलने की संभवतः हम लोग जब बात कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय ने उनकी अनुमति दी है नहीं दी है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक विदेश मंत्रालय की अनुमति की आवश्यकता होती है। यह किसी भी सरकार के लिए एक तरह का ये एक राजनीतिक संदेश इसमें होता है कि विदेशी राजनयिक हैं, उनके बीच में विपक्षी दलों की कितनी पैठ है या कितना विश्वसनीयता है उनकी, यह सरकार को सोचना चाहिए। जो मोदी सरकार के सामने चुनौतियां हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, मोदी जी बार बार दो ही तीन चीज मुद्दे की बात क्यों करते हैं? सवाल उन्होंने कहा कि परिवारवाद में पिछले 9.5 सालों में आप कहां लड़ते हुए दिखाई पड़े? क्या आप जो आज आपके मंत्रिमंडल में जो परिवार के सदस्य हैं, अनुराग ठाकुर साहब, क्या उनको पार्टी से निकाल देंगे? आप मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं रहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान साहब मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं रहेंगे? किरण रिजिजू साहब मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं रहेंगे? उनके जगह पे कोई नया आदमी और आप अरुणाचल प्रदेश से लेकर चले आएंगे? राजनाथ सिंह जी के अपने बेटे का इस्तीफा दिलवा देंगे कि नहीं नहीं साहब, अब तो परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है पार्टी, अब इनको हटाओ यहाँ से, उनसे इस्तीफा दिलवा देंगे? आप क्या करेंगे? आप क्या जो शुभेंदु अधिकारी साहब हैं उनको आप पार्टी से निकाल देंगे? वो खुद सांसद विधायक, उनके पिताजी सांसद, उनके भाई विधायक, उनके एक भाई नगर पालिका के चेयरमैन, क्या इनको आप निकाल देंगे कि नहीं साहब ये तो परिवारवाद के प्रतिनिधि हैं, इनको हटा दीजिए यहाँ से, इनको अब नहीं रखना है? आप किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप परिवारवाद से क्या 9.5 साल में लड़ते हुए अगर आप देखे हो तो जनता आपकी मान लेगी कि बिल्कुल साहब सही बात है, आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने भ्रष्टाचार की बात की। अगर आप राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदों की पारदर्शिता बनाए नहीं रखना चाहते हैं और सर्वाधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी लेती है और कहेंगे कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहा हूं, आप ये वो प्राविधान आपने हटवा दिया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड लोग खरीदेंगे उसकी सार्वजनिक सूचना नहीं दी जाएगी, उस पर आरटीआई का एक्ट लागू नहीं होगा। और आप कह रहे हैं कि साहब हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में किसने चंदा दिया इसको आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते और आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या बगैर पारदर्शी हुए कोई सरकार अपने आप को भ्रष्टाचार से रहित होने का दावा कर सकती है? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के मिलने वाले चंदे का खुलासा नहीं करना चाहते तो यह कैसे पता चलेगा कि चंदा देने वालों के हित में भारतीय जनता पार्टी कितना काम कर रही है? ये जो इसके निर्णय हैं वो हमारे आपके लिए हैं, आम नागरिक के लिए हैं कि उस कंपनी के लिए है जिसने उसको चंदा दिया? अभी आया कि पिछले कुछ सालों में 5,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है और 1,000 कुछ करोड़ रुपया बाकी दलों को मिला है, सभी मिला करके इतने का फर्क है। और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप तमाम चीजों को एक नया बिल ला करके आपने आरटीआई को कमजोर कर दिया, जिस पारदर्शिता के लिए पिछले दिनों पूरा देश लड़ाई लड़ा उसकी कि साहब जो सूचनाएं हम चाहते हैं हमको मिलनी चाहिए। भारत सरकार ने एक आरटीआई का एक्ट बनाया, उस आरटीआई एक्ट की ऐसी तैसी आपने कर दी और प्रोटेक्शन के नाम पर एक नया बिल लेकर चले आए। अब तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आप पारदर्शिता नहीं बरतते हैं, अपने चीजों को लोगों के सामने नहीं रखते, संसद में चीजों को उन तथ्यों पर चर्चा नहीं करने के लिए तैयार होते और आप कहते हैं भ्रष्टाचार से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो परिवारवाद का चाहे नारा हो और चाहे आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ का नारा हो, कौन आपकी बात विश्वास कर? 2013 में लोग विश्वास करते थे, इसलिए कर रहे थे कि आपने एक माहौल बनाया, एक आंदोलन इस देश में चला भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपने जब कहा कि बहुत हो चुका भ्रष्टाचार, अब हम इसको खत्म कर देंगे, लोगों ने आप विश्वास किया। लेकिन अब आपकी बातों को आपके 9.5 साल के कार्यकाल के आधार पर उनका मूल्यांकन होगा, जिसकी आप बात नहीं करना चाहते। आप बार बार इसलिए आपका जो परिवारवाद है वह बेमानी है, वो खोखला है, विश्वसनीय नहीं है। वह केवल इस बात के लिए है कि आप मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। अगर आप कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाना चाहते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या बघेल साहब परिवारवाद के प्रतिनिधि हैं? क्या सुक्खू साहब परिवारवाद के प्रतिनिधि हैं? क्या सिद्धारमैया साहब परिवारवाद के प्रतिनिधि हैं? क्या अशोक गहलोत जी परिवारवाद के प्रतिनिधि हैं? किसकी बात करना चाहते हैं?
आज जिस परिवार की आप आलोचना करते हैं, कांग्रेस पार्टी के किसी भी महत्वपूर्ण पद पर वो गांधी नेहरू परिवार नहीं है। आप बता दीजिए कि आपके पास अपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किस परिवार से आते हैं? वह उस परिवार से आते हैं जिसकी मां को जिंदा जला दिया गया था। क्या क्या नहीं भोगा उन लोगों ने, उस परिवार से तो आते हैं, उनके ऊपर परिवारवाद का तो आरोप नहीं लगता। और आपके यहां क्या है, मतलब नीरज शेखर साहब भी परिवारवाद का झंडा लेके घूम रहे थे उसके खिलाफ, क्या आप उनको पार्टी से निकाल देंगे? किसकी बात करते हैं भाई आप? अजीत पवार साहब को आप पार्टी से निकाल देंगे? भ्रष्टाचार और परिवारवाद दोनों के प्रतिनिधि नहीं है आप? वसुंधरा राजे जी, यशोधरा राजे जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया राजे जी, उनके वसुंधरा जी के पुत्र समसिंह नाम मैं बोल रहा हूं, क्या इन लोगों को पार्टी से आप निकाल देंगे? क्या ये पार्टी ये परिवारवाद के प्रतिनिधि नहीं है? किसको आप हटाएंगे? मध्य प्रदेश में आप चले आइए, कौन आपका कितने नेताओं का नाम गिनाया जाए? कैलाश विजय वर्गीय जी जो बड़े बड़े भारी भारी आपके चेहरे हैं, वो खुद विधायक रहे हैं 6 बार, उनके पुत्र जी विधायक हैं। लक्ष्मी नारायण पांडे जी जो विधायक एमपी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पुत्र विधायक हैं। वीरेंद्र सकलेजा जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पुत्र विधायक हैं। कैलाश जोशी साहब, बहुत मैं सम्मान करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, उनके पुत्र विधायक हैं। कितने लोगों की गिनती करेंगे आप? थावरचंद गहलोत साहब हैं, उनके पुत्र विधायक हैं। ये सब मध्य प्रदेश के लोग हैं जिनमें आप 2003 से सत्ता में हैं। किस राज्य की बात करेंगे आप? किस राज्य से आप कहेंगे कि आप अभी पंजाब में अपना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया सुनील जाखड़ साहब को, क्या वो परिवारवाद के प्रतिनिधि नहीं है? बलराम जाखड़ जैसे नेता के पुत्र हैं भाई, वो ऐसा भी नहीं कि आप उनके पिता का नाम नहीं खोज सकते हैं। वो परिवारवाद के प्रतिनिधि आपको नहीं दिखाई पड़ते? तो जो आपके पास चला हुए, जिनको आप ले लें, और अनुप्रिया पटेल जी, आप कहते हैं परिवारवादी पार्टियां जो केवल परिवार के बारे में सोचती हैं। सोनेलाल पटेल जी उनके पिता और अनुप्रिया जी उनकी पुत्री, और वो आपकी पार्टी में है, पार्टी में नहीं, आपके गठबंधन में है, वो मंत्री हैं। आपको परिवार क्या नवीन पटनायक साहब को परिवारवाद के किस प्रतिनिधि नहीं है? वो बिजू पटनायक साहब के पुत्र है तो दुनिया जानती है, उनसे सहयोग लेने में आपको दिक्कत नहीं होती। वो परिवारवाद आप वहां परिवारवाद आपको दिखाई नहीं पड़ता। किस बात पे जनता पे विश्वास कर ले? आप भ्रष्टाचार की बात की, आंध्र प्रदेश वाईआरसीपी चलिए भाई, मैंने आप बना वाईएसआर कांग्रेस से आपको बदलने में कोई दिक्कत नहीं होती। मुख्यमंत्री आपने बनाया जिसको कर्नाटक में, क्या वो परिवारवाद के प्रतिनिधि नहीं थे? उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके थे भाई, जो इस चुनाव में हार गए। किसी राज्य में आप बात कर लीजिए ना, किसी भी राज्य में चले जाइए जहां वहां स्थिति देख लीजिए। कल्याण सिंह साहब हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूं, बड़े प्रतापी मुख्यमंत्री नेता रहे हैं, प्रतापी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पुत्र एमपी हैं, उनके ग्रैंडसन एमएलए हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। क्या परिवारवाद के प्रतिनिधि नहीं है? आप रीता जी आपकी पार्टी के एमपी हैं, क्या वो परिवारवाद के प्रतिनिधि नहीं है? उनके पिताजी हेमवती नंदन बहुगुणा राजनीति में नहीं थे? किस साधारण कार्यकर्ता को आप कहिए ना, आप अनाउंस कर दीजिए कि जितने परिवारवादी नेता हैं इनके क्षेत्रों से हम जो पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता है उसको हम चुनाव लड़ाएंगे, इनको टिकट नहीं देंगे। हम स्वीकार कर लेंगे कि आप परिवारवाद के खिलाफ है। आप अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं और दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आपको बंगाल में आप लड़ने गए तो आपको मिले शुभेंदु अधिकारी साहब, उनके पिताजी एमपी, खुद एमएलए, उनके भाई एमएलए, उनके एक भाई, दूसरे भाई एक नगर पालिका के चेयरमैन, पूरा का पूरा नगर पालिका से लेकर संसद तक उनके लोग हैं। वह परिवारवाद नहीं है। और एक पार्टी, जिस पार्टी के ऊपर आप हमला करना चाहते हैं, मैं कह तो रहा हूं कि आप कहिए ना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किस परिवार से आते हैं? कौन सी वंशावली उनकी है? कहां से वो राजनीति करते चले आए हैं? सुक्खू साहब के परिवार के बारे में हमको बता दीजिए आप। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है ना कि आप एक ऐसा आडंबर खड़ा करना चाहते हैं जिससे आपका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उस पर लोगों का ध्यान न जाए। आप तुष्टिकरण की बात करते हैं। क्या तुष्टिकरण केवल मुसलमानों का तुष्टिकरण है? नूह में क्या कर रहे हैं आप? क्या संदेश देना चाहते हैं? आप मणिपुर में क्या कर रहे हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? किसको संतुष्ट कर रहे हैं भाई? क्या ये गवर्नेंस है? दो समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाए और अपराधियों के खिलाफ आप कार्रवाई न करें तो किस बात का ये किसी के साथ खड़ा होना नहीं है।
सरकार तुष्टिकरण हुआ कि आप सभी के निरपेक्ष बने हुए हैं, और जो गलत है गलत है, जो सही है सो सही है। ये बात करने से नहीं चलेगी कि एक नए तरह का आप केवल तुष्टिकरण, केवल अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण है। इस देश के विकास में सभी ने योगदान किया है। यह अगर हम और आप 76 साल हम लोगों ने बिता दिया आजादी के, तो इसमें सबका योगदान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, सभी लोगों का योगदान है। और आज इस देश में जो रह रहा वो इस देश का नागरिक है। किसी का तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि अगर कोई समाज का पिछड़ा वर्ग है, आप पिछड़ा क्यों कर रहे हैं? अगर क्या ये स्थिति आप बताइए ना, आप तो 9.5 साल से आप शासन में हैं, और लगभग 9 साल अटल बिहारी वाजपेयी शासन में थे, 18-20 साल आपकी पार्टी सरकार में रही है। आप ये बता दीजिए कि इस तुष्टिकरण से जिन मुसलमानों को आप टारगेट करना चाहते हैं, ये कहां आगे बढ़ गए? किसका अधिकार इन्होंने छीन लिया? क्या उनको नहीं मिलना चाहिए जो बेजा तरीके से उनको दे दिया गया? एक आप में श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि अब ये देख लीजिए, आप अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो इनको फायदा होता और देश तरक्की कर जाता। अब उसको आप सामने क्यों नहीं लाते? और जिन लोगों ने बेजा तरीके से किसी भी संप्रदाय या धर्म या वर्ग के लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की है, उनका नाम बताइए। एक केवल नारेबाजी से बात नहीं चलने वाली है। दूसरी चीज, आप नए तरह की बात करते हैं। आपने इन्होंने कहा, अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण याद कीजिए कि 2 लाख संभवतः 2 करोड़ महिलाओं को हम लखपति बनाना चाहते हैं। यही बात कही उन्होंने। सुनने में बड़ा बढ़िया शब्द है ये, इसको डिकोड कर दीजिए आप। माने लखपति का मतलब क्या हुआ? 8,000 रुपए महीने। 8,000 रुपए महीने के साथ आप बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं लोगों को, यह आपकी परिकल्पना है। लाख तो सुनने बहुत अच्छा लग रहा है, डिकोड करके बता दीजिए आप। 6,000 आप कहते हैं कि साहब किसानों को हम सम्मान निधि दे रहे हैं, 6,000 रुपया। 6,000 रुपया को आप जोड़ लीजिए, महीने का दिन का कितना हुआ? 17 रुपया, 20 रुपया। क्या 17 रुपया 20 रुपया किसानों को देकर के आप उनकी जिंदगी बदल देंगे? और जो आप दे रहे हैं, ले कितने ले रहे हैं? 1,200 रुपए का आप बेच रहे हैं गैस का सिलेंडर, ईंधन गैस का सिलेंडर। दुनिया की कोई चीज ऐसी है जिसपे जीएसटी नहीं लगती हो? हिमाचल प्रदेश का जो किसान था, सेब उत्पादक, उसको गत्ते के लिए जीएसटी देना पड़ता है। कोई ऐसी चीज आप बता नहीं सकते हैं जो जिसपे जीएसटी नहीं हो। और वो कितना पारदर्शी है, कितना उससे व्यापार बढ़ गया, आप बताइए। आप उन असफलताओं की बात नहीं करना चाहते हैं कि आपने नोटबंदी लागू करके इस देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि आपको केवल बात करनी है परिवारवाद और केवल भ्रष्टाचार, जिसके लिए खुद की आपकी जवाबदेही है। आज तक उसी बात को आप रट रहे हैं जो 2013 में कर रहे थे आप। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया? किन किन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की? भ्रष्टाचार के किन आरोपों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया? भ्रष्टाचार के नाम पर आप केवल विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न करते हुए दिखते हैं, इसीलिए लोग आपकी बात में विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भ्रष्टाचारी हो, आप जिसके खिलाफ बड़ी बड़ी आपने कार्रवाई कर दी, जो भ्रष्टाचारी देश का पैसा लेके भाग गए वो आज तक देश में नहीं आए। आप कोई उनको जिसको आप ला करके कहे कि साहब इनको हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, और ये हम भारतीय कानूनों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई मुद्दा हो, अब आप सरकार में हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नेंस का आपको हिसाब देना पड़ेगा, और आपको यह बताना पड़ेगा कि जिन किसानों की आय आप दोगुनी करना चाहते थे उनका क्या हुआ, जिन किसानों की आत्महत्या रोकना चाहते थे उनका क्या हुआ, जिस बेरोजगारी और महंगाई की बात करते थे उनका क्या हुआ, जिस महिला सम्मान की बात आप करते थे उसका क्या हुआ, जिस आर्थिक विकास की बात करते थे उसका क्या हुआ। आपने कहा था कि अगर रुपए का अवमूल्यन होता है तो देश का स्वाभिमान गिरता है नीचे, सम्मान गिरता है नीचे। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी साहब ने आपको रुपए की कीमत बता दी डॉलर की तुलना में। अब वो सम्मान की बात खत्म हो गई, इन विषयों पर चर्चा नहीं होगी, उन विषयों पर चर्चा होगी जिनके लिए आपने पिछले 9.5 साल में कुछ नहीं किया। अब हम प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री से हम देश के भविष्य का एक नक्शा देखना चाहते हैं। वह नक्शा जिसको रंग भरने के लिए पिछले 9.5 साल से प्रयास किए जा रहे हैं।